हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे वापस सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरा थंबनेल देखकर मेरा चैनल पे आया होगा तो आप सही चैनल पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में लगाया हुआ है कि बीएसएफ ट्रेड्समैन से जितने भी रिलेटेड मैथ्स होते हैं और जितने लेवल तक का मैथ आता है, मैं उन सारी लेवल को मैं टच करूँगा और मैं थोड़ा सा उससे लेवल को अप ज़रूर करूँगा, ताकि अगर क्वेश्चन अगर हाई भी आ जाए इस कंपैरिजन की दुनिया में, चाहे तो इस जितने भी जो जैसे अभी कंपटीशन की जो दुनिया में अभी दोस्तों थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है, तो मैं उन सारे लेवल को भी मैं टच करूँगा। दोस्तों, मैं वीडियो को अल्टरनेट अपलोड करूँगा। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद मैं इसे डेली बेसिस पे अपलोड करूँ। दोस्तों, मैं मैथ का अभी टॉप 10 क्वेश्चन को मैं पढ़ाऊँगा और आप मुझ पर उम्मीद बनाए रखें दोस्तों कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो एग्ज़ाम रिलेवेंट बस पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, मैंने अभी तक जितना क्वेश्चन को एनालाइज़ कर पाया हूँ ट्रेड्समैन से रिलेटेड, चाहे तो वो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन हो, चाहे तो वो बीएसएफ ट्रेड्समैन हो, मैं उन सारे लेवलों को ध्यान में रख कर मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन को पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं कभी कभी आपको मैं रीजनिंग में भी पढ़ाऊँगा कि रीजनिंग का लेवल क्या होता है, ताकि आपको एक रीच मिल सके कि कितना लेवल का रीजनिंग आता है। दोस्तों, मैं इसके साथ साथ कभी कभी अगर आपको स्टैटिक जीके भी पढ़ा दूं तो आप खुश हो जाइए। बाकी चलिए, आप वीडियो में आप बने रहें। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊंगा वाइट बोर्ड पे, लेकिन मैं कंटेंट से समझौता नहीं करूंगा। दोस्तों, आपको कंटेंट से मतलब रखना है। दोस्तों, जितने भी जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं वो ट्रेड्समैन का नहीं पढ़ाते, चाहे तो अगर वो ट्रेड्समैन का पढ़ाते भी हैं तो आपको 50 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1.5 घंटा का समय लेंगे और आपको बहुत कम क्वेश्चन को पढ़ाएंगे और आपको मोटिवेशन करने में, चाहे तो आपको ये मोटिवेट करने में ज़्यादा समय लेंगे। दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस फील्ड में अपना कदम को रख दिया है तो आपको लगातार बस पढ़ते जाना है। तो आप मेरा चैनल पे बने रहें। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ कि जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक मैं आपको मैथ्स, स्टैटिक जीके और रीजनिंग का बहुत सारे चैप्टर को मैं पढ़ा दूँगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों, मेरे पढ़ने के बाद अगर आपको भरोसा ना हो तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, ऑली बोर्ड हो गया, या तो अगर आपके पास ऑफलाइन किताबें हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन की, तो आप उससे जाकर सेट लगाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरा चैनल पे स्टे ज़रूर करें। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो आप चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मैं बिना फिजूल की बात किए हुए मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन को मैं पढ़ाऊँगा और कम से कम समय में मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। दोस्तों, लागत मूल्य का अर्थ होता है सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लागत मूल्य, ठीक है, लागत मूल्य बराबर होता है सीपी और विक्रय मूल्य बराबर होता है एसपी। विक्रय मूल्य बराबर होता है एसपी। दोस्तों, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों, जहाँ पे होगा लागत मूल्य मैं वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में सीपी में लिखूँगा, और जहाँ पे होगा विक्रय मूल्य वहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखूँगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इतना आता होगा। तो चलिए अब सीधा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है कि 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्या बता रहा है दोस्तों कि 36 किताबों का लागत मूल्य। दोस्तों, लागत मूल्य का मतलब हो गया सीपी और ये 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर 30 किताबों के एसपी, ठीक है। विक्रय मूल्य का मतलब एसपी। दोस्तों, अगर हमको इसका रेशियो लेना हो और अगर बीच में बराबर का साइन हो तो इसमें एक चीज़ ऑपोजिट हो जाता है, यानी जो जो एसपी के सामने जो 30 है, जो इससे सटा हुआ है, वो हो जाता है सीपी का वैल्यू, और जो सीपी से सटा हुआ वैल्यू है 36 हो जाएगा एसपी का वैल्यू, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें सीपी कितना हो जाएगा 30 और एसपी हो जाएगा जो सीपी से सटा हुआ वैल्यू कितना 36। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे मान के चलिए अगर कहीं लिखा होगा कि 2a बराबर 3b, तो दोस्तों अगर आपको ए और बी का रेशियो निकालने के लिए बोला जाए तो जो बी के सामने जो बी से सटा हुआ होगा
वो होगा ए का रेशियो कितना है 3, और जो बी का रेशियो वो होगा जो ए से सटा हुआ, क्या है ए से सटा हुआ तो 2, अगर बीच में बराबर का साइन हो तो ही, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो दोस्तों सीपी है 30 और एसपी हो गया 36, यानी कि किसी चीज़ को ख़रीदा गया 30 रुपये में और उसे बेचा गया 36 रुपये में, तो लाभ कितना का हुआ, 6 रुपये का लाभ हुआ। दोस्तों इसे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है दोस्तों लाभ बटा सीपी इंटू 100%। दोस्तों आप इस फार्मूला को रट लेंगे। ठीक है, या लाभ प्रतिशत के बराबर होगा दोस्तों, लाभ कितना हुआ 6 रुपये का और सीपी कितना हुआ दोस्तों 30 और इंटू 100%। ठीक है, तो 6 पचे 30 और 5 बीसे 100 बराबर 20%, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं थोड़ा सा इसे फास्ट में बताऊँगा क्योंकि ज़्यादा लेवल की क्वेश्चन नहीं है। आप विश्वास माने दोस्तों कि क्वेश्चन इसी लेवल का आएगा। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि 33 मीटर कपड़ा को बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, लाभ कमाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि अगर कोई आदमी 33 मीटर कपड़ा कोई चीज़ को बेच रहा है, जैसे कि सेब को बेच रहा है, 33 को सेब को बेच रहा है। ठीक है, कितना 33, अगर उसे 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, उसका लागत मूल्य कितना हो गया, उसका लागत मूल्य हम कर देंगे कितना, 33 में से 11 को हम घटा देंगे यानी कि 22, तबे ना इसका 11 को बेचेंगे तब इसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। तो 22 + 11 बराबर 33 हो जाएगा। शायद आपको नहीं समझ में आया, पीठ से देखिए दोस्तों, है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 33 मीटर कपड़ा को बेचकर 11 मीटर कपड़े के बराबर के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 33 मीटर को बेचने पर 11 मीटर के कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी कि 33 में से 11 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 22, यानी कि उसका खरीदी है 22 मीटर का। ठीक है, कितना 22 मीटर का, यानी कि उसका सीपी हो जाएगा 22। ठीक है, और इसका लाभ हो जाएगा कितना 11। अब दोस्तों हमको सीपी निकालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक हमको सीपी मालूम नहीं होगा तब तक मुझे यह मालूम नहीं होगा कि हमको उस पर लाभ हो रहा है या को हानि हो रहा है, इसलिए हमको सीपी हर हाल में निकालना पड़ेगा। तो फिर दोस्तों वही लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। तो लाभ कितना हो रहा है 11 और क्रय मूल्य कितना है 22 इंटू 100% बराबर 11 दूनी 22, 2 50 से 100 बराबर 50%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग सी पे अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं और मैं फटाफट में आपको बताते जाऊंगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों प्रॉफिट लॉस का, आपको विजिबल हो रहा होगा क्वेश्चन वहाँ पे। बोलता है दोस्तों कि यदि एक खाने की मेज़ जिसका अंकित मूल्य 6000 रुपया है, अगर एक ग्राहक को 5500 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर कितना % का छूट दिया गया। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे हम अंकित मूल्य को लिखेंगे MP से, इसे डिनोट करेंगे। दोस्तों MP का मतलब होता है मार्क प्राइस। ठीक है, यानी कि MP कितना हो गया दोस्तों 6000 रुपया हो गया, और ये बेचा जाता कितना में, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है इसका 5500 रुपया। पैसा में कितना छूट इसको मिला 500 रुपये का छूट मिला, क्योंकि 6000 में 5500 को माइनस करेंगे तो 500 ही बचेगा ना।
दोस्तों पूछ रहा है इसमें छूट का प्रतिशत। तो दोस्तों छूट का प्रतिशत कितना होगा, 500 में से 6000 यानी कि हमको निकालना पड़ेगा कि 500 रुपये का छूट दिया गया, कितना में दिया गया, 6000 रुपये में, तो कितना परसेंट हुआ, इंटू 100%, है ना। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 हो गया दोस्तों। 2 तिया 6, 2 पचे 10, यानी कि फिर 25 25/3 इक्वल टू 8.1/3% का छूट दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। आप यकीन मानिए दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल इससे और ज़्यादा हाई नहीं हो सकता है। आप क्वेश्चन जाके लगाकर देख लेना। दोस्तों एक मैंने लिया है एडवांस मैथ से, जो मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने जहाँ तक इसका एनालाइज़ किया कि वो मेंसुरेशन के टॉपिक को थोड़ा सा टच करेगा, ज़्यादा डीपली वो नहीं जाएगा दोस्तों वहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि किसी आयताकार बरामदे की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात क्या है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3x, मतलब 3:4 दिया है, लेकिन हम उसे x में डिनोट कर लेते हैं, 3x और 4x में दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है दोस्तों, और बरामदे का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है। एरिया कितना है, 1/12 हेक्टेयर। दोस्तों आपको इसमें इसका फॉर्मूला तो आ रहा होगा कि किसी भी आयताकार के फॉर्म में जो भी कुछ हो उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन यहाँ पे दे दिया हेक्टेयर में, तो इसे कैसे कन्वर्ट करूँ मीटर में, क्योंकि ये सब दिया हुआ है दोस्तों, आंसर दिया हुआ मीटर में। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 50 मीटर, ऑप्शन सी 75 मीटर, ऑप्शन डी 100 मीटर, यानी कि हमको इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। यानी जो इसका चौड़ाई है वो भी होगा मीटर में और जो लंबाई है वो भी होगा मीटर में। तो दोस्तों 1/12 हेक्टेयर को हमको भी बदलना पड़ेगा मीटर में, अन्यथा आंसर मेरा नहीं आएगा। दोस्तों 1 हेक्टेयर के बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। अगर आपको इस एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं आता होगा आपको, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है। क्यों ना आपको आयत के बारे में सब कुछ मालूम हो। तो 1 हेक्टेयर के बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो 1/12 हेक्टेयर के बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/12 गुने 1000 गुने 10,000। ठीक है, इतना इसका क्षेत्रफल हो गया। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आयत का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, तो 1/12 हेक्टेयर, यानी कि उसे हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 1/12 इंटू 10,000। और इधर लंबाई कितना दिया हुआ है, 4x, इंटू चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो 3x। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे कि 10,000/12 रहेगा ही रहेगा, और 4x इंटू 3x इक्वल टू 12x स्क्वायर हो जाएगा, 12x स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों x स्क्वायर के वैल्यू निकालने के लिए कहाँ लिख दूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। यहाँ पे x स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे दोस्तों अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 दे देते हैं और हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10,000 का गुना करेंगे 1 में बराबर 10,000 हो गया, और 12x स्क्वायर का गुना करेंगे 12 में, कितना हो जाएगा मेरा 144x स्क्वायर, यानी कि 144x स्क्वायर बराबर 10,000 हो गया। x स्क्वायर इक्वल टू हो गया दोस्तों 10,000/144, और सीधे हम x का वैल्यू निकालने के लिए इसको रूट में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों। 10,000/144 बराबर दोस्तों 10,000 का रूट होता है 100 और 144 का होता है 12। इसको अगर हम और शॉर्ट फॉर्म करते हैं तो 4 25 से 100, 4 तिया 12, यानी कि x का वैल्यू आ गया 25/3। इसमें आपको बरामदे की चौड़ाई के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो बरामदे की चौड़ाई कितना है, 3x है।
तो बरामदे की चौड़ाई कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3x यानी कि 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 25/3। तो दोस्तों इस 25 से ये जो 3 से 3 कट जाएगा यानी कि बरामदे का चौड़ाई कितना हो गया 25 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी में आ जाएगा लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इसे सॉल्यूशन कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो क्वेश्चन आता है और जितना लेवल का आता है उतना लेवल से आपको कुछ और लेवल को टच करना होगा तो ही आपसे कम लेवल की क्वेश्चन जल्दी बनेगी, क्योंकि आपको वहाँ पे टाइम की बॉन्डिंग होती है तो आपको क्वेश्चन को जल्दी बनाना होता है। चलिए अब हम आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है कि दो पाइप ए और बी किसी टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों कितने मिनट में भरेंगे। दोस्तों मैं इसका मैं आपको दो तरीका मैं बताऊंगा, आपको जो भी तरीका पसंद होगा आप उसे अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों एक भर रहा है कितना मिनट में, 20 मिनट में भर रहा है ए, और बी भर रहा है 30 मिनट में, यानी कि ये समय ले रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं ए रेशियो बी, ए भर रहा है 20 मिनट में और बी भर रहा है 30 मिनट में। ये हो गया दोस्तों समय का रेशियो। दोस्तों ये कौन सा स्पीड में भर रहा है ए के मुकाबले, या तो ए कौन सा स्पीड में भर रहा है बी के मुकाबले, इसे हमें निकालने के लिए इसका क्षमता को निकालना पड़ेगा। और दोस्तों इसका क्षमता इसका समय का उल्टा होता है, यानी कि अगर ए भर रहा है वैसी सेम टंकी को 20 मिनट में और अगर बी भी भर रहा है उसी सेम टंकी को 30 मिनट में, यानी ए का स्पीड ज़्यादा होगा तभी तो 20 से 10 मिनट कम में ये भर दे रहा है, यानी कि जो ए का कार्य क्षमता होगा वो बी के कार्य क्षमता से ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इसके लिए दोस्तों हम इसका उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा, बी का 30 हो जाएगा क्षमता, जो ए का हो जाएगा क्षमता 30 और बी का क्षमता हो जाएगा दोस्तों 20। ये क्या हो गया, क्षमता हो गया। अब इसका हम रेशियो ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि क्षमता को ज़्यादा अगर हम इसे टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालेंगे कि कितना लीटर पानी इसमें आएगा, तो अगर हम 20 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको क्षमता को अनुपात के रेशियो में काट देते हैं। ठीक है, और दोस्तों अनुपात का रेशियो वह होता है जो उससे और छोटा नहीं किया जा सकता है। तो 1 0 से 1 0 को काट देते हैं, यानी कि 3:2 आ गया। किसका, यानी कि जो ए है वो 3 के क्षमता से टंकी को भरता है और जो बी है वो 2 के क्षमता से टंकी को भरता है, यानी ए हो गया दोस्तों क्षमता हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे टोटल वर्क। जैसे अगर हमको किसी भी दो व्यक्तियों का तो दो नलों का साथ में काम करना हो तो हमें ज़रूरी ये ज्ञात करना होता है कि टोटल काम कितना करना है, तभी तो हम उस काम को कितना देर में समाप्त करते हैं, तभी तो हमको मालूम होगा। तो दोस्तों इसका टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी का भी, जैसे अगर हम ए का पकड़ेंगे समय तो हम ए का पकड़ेंगे क्षमता भी, अगर हम बी का समय लेंगे तो बी का हम क्षमता भी लेंगे। अभी आपको दिखाता हूँ प्रूफ करके। ठीक है, अगर टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालना यानी कि टोटल कितना लीटर भरना है तो टोटल कितना काम करना है, तो हम क्या करेंगे, इस ए के समय को ए के क्षमता से गुना कर देंगे। कितना हो गया 20 का, जैसे ए का समय हो गया 20, इसका क्षमता हो गया 3, कितना हो गया 20 दिया 60 हो गया। ठीक है, यानी कि 60 लीटर भरना। अच्छा क्या देखते हैं, इधर से भी 60 आता है। जैसे बी का समय हो गया 30 मिनट और इसका क्षमता हो गया 2, यानी कि टोटल वो कितना काम करेगा, तो 2 के क्षमता से, यानी कि वो 2 यूनिट काम करेगा 1 मिनट में। तो 30 मिनट में कितना यूनिट काम कर देगा वो, तो 60 यूनिट, मतलब ये 60 यूनिट काम करेगा। तो दोनों से इक्वल आ गया ना, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया, कुल कार्य हो गया दोस्तों 60, और उस कुल कार्य को भागा देंगे अगर दोनों के क्षमता से, तो हमें एक ज्ञात हो जाएगा कि ये दोनों मिलकर कुल कितने दिनों में कार्य को कर सकेंगे। तो दोस्तों कुल दोनों का क्षमता है 3 + 2 = 5, और 5 कितना हो गया 5 12 दिन, यानी कि दोनों मिलकर 12 दिन में काम करेंगे। ऑप्शन नंबर कहाँ चल गया, कितना होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी।
अब मैं दोस्तों आपको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कि इस टोटल यूनिट ऑफ वर्क में अगर हम एक एफिशिएंसी से भाग देते तो क्या ए का काम 20 दिन में समाप्त होता है कि नहीं। या तो अगर हम कुल कार्य को, जैसे कुल कार्य मेरा 60 आ गया, अगर हम बी के क्षमता से भाग देते तो क्या बी उस काम को 30 मिनट में ख़त्म कर सकता है या नहीं। तो अब देख लीजिए दोस्तों, कुल कार्य कितना है 60, अगर हम ए की क्षमता से भाग देते हैं, ए की क्षमता कितना हो गया 3, तो कितना आ गया 20, तो क्या ए 20 मिनट में काम को नहीं ख़त्म कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। अब देखते हैं इसी तरह से बी को। ठीक है दोस्तों, बी टोटल काम कितना है 60 है और बी का क्षमता क्या है 2, बराबर आ गया 30, तो क्या बी 30 मिनट में काम नहीं कर रहा है, कर रहा है। अब मैं आपको इसका दूसरा मेथड में बताता हूँ, फटाक से मैं बताता हूँ आपको, इतना ताम झाम काट कूट कुछ ना करना पड़ेगा, तुरंत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए भर रहा है 20 मिनट में और बी भर रहा है 30 मिनट में भर रहा है। ठीक है, क्या करेंगे हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि सबसे छोटा फैक्टर जो 20 और 30 दोनों से कट रहा हो, इसलिए हम इसका छोटा फैक्टर ना कह के हम कहेंगे एलसीएम। दोस्तों छोटा फैक्टर या तो एलसीएम, दोनों का अर्थ एक ही होता है, यानी कि 20 और 30 का सबसे छोटा फैक्टर क्या हुआ 60। दोस्तों 60 एक ऐसा संख्या हो गया जो 30 से भी कटता है और 20 से भी कटता है। दोस्तों ये 30 60 को कितने बार में डिवाइड करेगा, तो 30 दूनी 60 2 बार में डिवाइड करेगा, और 20 60 को कितने बार में डिवाइड करेगा, तो 3 बार में डिवाइड करेगा। दोस्तों आपको इसमें डायरेक्टली मालूम चल गया बिना क्रॉस मल्टीप्लाई किए बिना कि जो ए की क्षमता 3 आ गया और बी का क्षमता 2 आ गया। टोटल काम कितना आ गया 60, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो कि 20 का गुना किए हम उसके कार्य क्षमता से, तो उसका कार्य क्षमता कितना था 3, तो 20 दिया 60, ऐसे भी मेरा 60 आ गया। ठीक है, तो अगर टोटल काम कितना आ गया मेरा 60 आ गया। अब हमको दोनों मिलकर काम करवाना है, तो 3 और 2 यानी कि दोनों का क्षमता को हमको जोड़कर टोटल वर्क में भाग दे देना है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को ख़त्म करेंगे तो मुझे ज्ञात हो जाएगा। तो टोटल काम दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 3 और 2 5 के क्षमता से बराबर 60/5 बराबर 12 मिनट में करेंगे। ठीक है, 12 मिनट में, ऑप्शन नंबर बी। आपको शॉर्ट लगा होगा। चलिए अगर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस सेम क्वेश्चन उसी तरह से है दोस्तों कि ए एक काम को 6 दिन में तथा बी उस काम को 9 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। ए बराबर 6 दिन और बी बराबर 9 दिन। ठीक है, दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, या तो 6 और 9 का सबसे छोटा फैक्टर ले लेंगे। दोस्तों 6 और 9 का सबसे छोटा फैक्टर वो होता है 18, जो दोनों से कटता है। दोस्तों आप किसी भी इसका मल्टीपल ले सकते हैं, आप 18 की जगह 36 भी ले सकते हैं, जैसा जी 6 से भी कटता है 9 से भी कटता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा गुना भागा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो कार्य क्षमता का जो जिससे मान के चलिए दोस्तों, अभी 6 और 9 का 72 ले लेते हैं। ठीक है, 9 8 72 हो जाएगा, 6 12 72 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, अगर कि दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, तो 12 और 8 20 हो जाएगा। दोस्तों 72/20 हमको भाग देने में थोड़ा सा कठिनाई होगा, इसलिए हम इतना बोलते हैं कि सबसे छोटा फैक्टर लीजिए। ठीक है, इसलिए हम एलसीएम शब्द का यूज करते हैं। तो दोस्तों 6 और 9 का एलसीएम होता है कितना, 18 होता है। 18 9 से कितने बार में काटता है, 2 बार में। 6 18 बार में 6 है, 18 को कितने बार में काटता है, तो 3 बार में काटता है, यानी कि ए का कार्य क्षमता 3 आ गया और बी का कार्य क्षमता 2 आ गया। अब दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो टोटल काम में से दोनों के कार्य क्षमता को जोड़कर भाग दे देंगे। दोनों को कार्य क्षमता कितना हो गया, एक का है 3 और एक का है 2, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 बराबर 18/5 दिन में कर लेंगे। दोस्तों इसमें 18/5 ऑप्शन में एक भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन गलत है। हम 18/5 को हम और इससे कैलकुलेट करते हैं कि और क्या होता है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, या तो आप 5 को 18 से भाग दे दीजिए, या तो आप सिंपली क्या कीजिए, इसको 10 बना दीजिए। तो 18 दूना 36, 5 दूनी 10। तो दोस्तों 10 इसलिए बनाएं क्योंकि अगर हम 10 को किसी नॉन जीरो वाला डिजिट को से भाग देंगे, तो जो जितना अंक भी जो रहेगा इसका हर में 0, उतना अंक के बाद हमको पॉइंट दे देना है। ठीक है, तो कितना हो गया 36/10 बराबर 3.6 डे में हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे भी भाग दे दें,
5/18, 5 तिया 15, 18 में से 15 3, फिर जीरो देंगे, जीरो बैठाएंगे, 5 6 30, 3.6, जैसा आपका जचेगा, समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। बोल रहा है दोस्तों कि किस वार्षिक प्रतिशत की दर से, दोस्तों वार्षिक प्रतिशत दर का मतलब होता है रेट, यानी कि किस ब्याज की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा। यानी कि हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है, जो 10 और समय कितना दे दिया हुआ है, समय दे दिया हुआ है 10 वर्ष, ठीक है। इसमें बता रहा है दोस्तों जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 2/5 है, यानी कि इन दोनों का रेशियो दे दिया हुआ है, साधारण ब्याज और मूलधन, ठीक है दोस्तों। साधारण ब्याज है वो मूलधन का 2/5 है, यानी कि अगर मूलधन 1 है तो साधारण ब्याज 1 का 2/5 है। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मैं बढ़िया से लिख देता हूँ, यानी अगर ये 1 है तो ये 2/5 है, किसका, मूलधन का। दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 दे देंगे और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और मूलधन कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यानी कि 10 वर्षों का साधारण ब्याज 2 होगा, अगर मूलधन 5 है तो बैंक का रेट क्या होगा, ठीक है, वो पूछ रहा है दोस्तों अगर इसके बगल में कुछ नहीं है तो आप 0 बैठा सकते हैं, दोनों में बैठाइए। जैसे मान के चलिए अगर हम 2 को 200 कर देते हैं और 5 को 500 कर देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ए 0 से ए 0 कट जाएगा, ए 0 से 0 कट जाएगा, फिर भी वो 2 रेशियो 5 ही हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा ईजी करने के लिए, ताकि क्वेश्चन मेरा ईजी हो जाए, हम इसे 2 0 और बैठा दें। ज़्यादा 0 बैठा दीजिएगा तो ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन 200 500 ठीक है, 200 500। दोस्तों साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज को लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि SI होता है P/R/T/100। P से होता है दोस्तों प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से होता है रेट, T से होता है समय, और SI का मतलब होता है साधारण ब्याज। दोस्तों मेरा साधारण ब्याज कितना हम लोग यहाँ पे गेन किए हैं, 200 रुपया, ठीक है। और मेरा प्रिंसिपल कितना है, यानी कि मूलधन कितना है, तो 500 रुपया है। हमको रेट निकालना है, ठीक है, हमको रेट मालूम नहीं है। और टाइम कितना दिया हुआ है, तो 10 वर्ष दिया हुआ टाइम, और भागा 100 कर देना है, ठीक है। अब इसे हमको काट देना है, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 चौके 20, यानी कि 4% बराबर R हो जाएगा, यानी कि उसका रेट कितना निकल गया, 4%। यानी 4% के हिसाब से 10 वर्षों में अगर कोई राशि 500 है तो उसका साधारण ब्याज 200 रुपया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो बेसब ट्रेड्समैन का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, एलिगेशन एंड मिक्सर का। दोस्तों इसमें लिख रहा है कि 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है, यानी कि कुल कितना हो गया मिश्रण, कुल मिश्रण हो गया दोस्तों 80 लीटर, ठीक है। इसमें से मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 7:3। अब इसमें मिल्क कितना होगा और वाटर कितना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के टोटल मिश्रण में से भागा दे देंगे, यानी कि 80 भागा 10 बराबर 8 हो गया। अब इस 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे मिल्क से, ठीक है, गुने 8 बराबर 56 लीटर, यानी कि मिल्क होगा। और इस 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, यानी कि 8 तिया 24 लीटर वाटर होगा। अब हम जोड़ के देख लें कि 56 लीटर और 24 लीटर मिलकर 80 लीटर हो रहा है कि नहीं, तो आप जोड़ लीजिएगा, ये सही है। अब इसमें बता रहा है कि दोस्तों अगर 2:1 अनुपात बनाने के लिए इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए। क्वेश्चन को वहीं आपको पकड़ना है कि पानी मिलाया जाए, आपको दूध को नहीं मिलाना, आपको दूध का ज्यों का त्यों रखना है, ठीक है। कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि दूध और
पानी का मिश्रण 2:1 में हो जाए। दोस्तों अगर हम उस मिश्रण में दूध को नहीं मिलाए हैं तो क्या दूध का मेरा रेशियो चेंज होगा? मेरा दूध अगर पहले भी 56 लीटर था तो अभी भी 56 लीटर ही रहेगा। अगर हम उसमें पानी को मिला दे रहे हैं तो कुल मिश्रण बढ़ेगा लेकिन दूध का मात्रा बढ़ेगा क्या? जैसे मान के चलिए कि अभी टोटल मिश्रण अभी 80 लीटर है, अगर हम उसमें मिला दे रहे हैं 5 लीटर और पानी, तो क्या दूध की मात्रा बढ़ जाएगी क्या? दूध की मात्रा नहीं बढ़ेगी। दूध की मात्रा कब बढ़ेगी? जब हम उसमें दूध की मात्रा को मिलाएंगे। तो इसमें दोस्तों दूध की मात्रा से कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, यानी पहले भी था 56 लीटर तो अभी भी कितना होगा? 56 लीटर ही होगा। अब हमको देखना है दोस्तों कि 56 लीटर अगर अभी भी है तो ये 56 तो सही से लिख नहीं रहा है, 56 2 का कितना गुना है? तो 28 गुना है। कितना गुना है? 28 गुना है। और दोस्तों रेशियो का नियम होता है कि जो अगर एक रेशियो किसी मात्रा का जितना गुना होगा वही उसका सेकेंड रेशियो उसी मात्रा का उतना ही गुना होगा। ठीक है, अगर एक मात्रा इसका 28 गुना है तो ये भी कितना होगा? 28 गुना होगा। ठीक है, यानी 28 से कम 28 लीटर, यानी कि वर्तमान में कितना हो गया दोस्तों? तो 28 लीटर हो गया पानी और 56 लीटर दूध ही रहेगा, क्योंकि दूध से कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, दूध की मात्रा को सेम ही रखा गया है। ठीक है, 28 लीटर हो गया। अब इसमें बोलता है दोस्तों कि कितना लीटर पानी मिलाया गया। तो दोस्तों पहले था पानी 24 लीटर, अभी पानी हो गया 28 लीटर। तो कितना पानी मिलाया गया? तो 28 - 24 बराबर 4 लीटर पानी को मिलाया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, या तो अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप इसे एक बार बैक करके और देख लें। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब एक है एवरेज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि मैं सारे चैप्टर को मैं टच करूंगा और जिस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा होगा मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन लेने का प्रयास करूंगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल सकता है और एवरेज से क्वेश्चन आना ही आना है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने बीएसएफ ट्रेड्समैन में कुक के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि अगर 200 जवान है तो 200 जवान में अगर एक जवान 200 ग्राम चावल खा रहा है, उस हिसाब से आपको कितना चावल बनाने की आवश्यकता है, ताकि अगर किसी भी जवान का थोड़ा सा मन कम करे भी खाने के लिए तो कितना चावल डालें ताकि एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको वहाँ पे एवरेज का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसमें बता रहा है कि कक्षा 10 के वर्ग ए के 32 छात्रों का औसत 60, 32 छात्रों का औसत कितना है? 60। तो दोस्तों अगर हम इसका यहाँ पे क्या हो गया, छात्र हो गया, इसका हो गया औसत वज़न हो गया, औसत वज़न हो गया। दोस्तों इसका हम कुल वज़न निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा है? दोस्तों कुछ थोड़ा सा एरर आ गया था, तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू रहते हम लोग। मैं बता रहा था आपको दोस्तों कि अगर 32 छात्र है और अगर इसमें उन 32 छात्रों का औसत वज़न 60 केजी है, तो दोस्तों हमको उसका कुल वज़न निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कुल छात्रों में से अगर कुल वज़न, जैसे जो उसका औसत वज़न होगा, अगर हम उसका मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा निकल जाएगा, कुल वज़न निकल जाएगा। जैसे मान के चलिए कि अगर 2 छात्रों का औसत उम्र 30 वर्ष है तो तो उसका कुल उम्र कितना होगा? तो हम ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, यानी कि 30 दूना 60 हो गया, यानी जो 60 हो गया उसका कुल वर्ष हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों 32 छात्र है, औसत वज़न 60 है, तो कुल वज़न निकालने के लिए 32 × 60 कर देंगे। तो 32 × 60 कितना होता है? इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 × 60 कर देते हैं। ठीक है, 0 का 0 ही हो गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 19, यानी कि 1920 केजी हो गया। ठीक है, और इसमें आगे बता रहा है कि वर्ग बी के, यह है वर्ग ए के, यहाँ पे दोस्तों अब बता रहा है कि वर्ग बी के 40 छात्रों का औसत वज़न 33 किलोग्राम है। ठीक है, 40 छात्रों का औसत वज़न 33 किलोग्राम है। तो दोस्तों इसका कुल वज़न कितना हो जाएगा? 0 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 और 1 13, 1320 किलो। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि
कक्षा का कि कक्षा का औसत ज्ञात करें। क्यों इसका औसत वज़न, तो क्या करेंगे, इसका औसत वज़न ज्ञात करने के लिए जितने भी छात्र के कुल वज़न है, अगर हम उनके छात्र के कुल संख्या से भाग दे देंगे तो मेरा उसमें औसत वज़न ज्ञात हो जाएगा। तो 1920 और 1320 इसका दोनों छात्रों का कक्षा छात्र ए का वर्ग ए और वर्ग बी का कुल वज़न है। तो 1920 और 1320 कितना होता है, 19 3 2240 किलोग्राम हो गया दोनों छात्र के वज़न का। ठीक है, 3240 होगा दोस्तों, सॉरी 3240 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, औसत वज़न निकालने के लिए इस 3240 को भाग दे देंगे कुल छात्र में से। कुल छात्र कितना है, तो 32 और 40 72 है, 72 से भाग दे देंगे दोस्तों। चलिए इसमें भाग देते हैं, तो इसमें कितना बार जाएगा, 36 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 2 से 1620 बार में कटेगा। फिर अगर इसे हम 1620 बटा 36 को अगर काटते हैं 4 से, तो 4 9 36 हो जाएगा और 4 चौक 16, 4 पच्चे 20 हो जाएगा। अब बच गया दोस्तों 405 बटा 9 बराबर 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, यानी कि पूरे कक्षा का औसत वज़न कितना आ गया, 45 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। दोस्तों आज का थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, मैं प्रयास करूंगा कि 10 क्वेश्चन को मैं आपको 15 मिनट में मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं आपको अगला क्लास से बिना कोई बकवास किए हुए, चाहे तो बिना फिजूल की बात किए हुए, मैं सीधा क्वेश्चन पे अटैक करूंगा और मैं आपको कम से कम समय में क्वेश्चन को डिलीवर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इनकी क्वेश्चन का लेवल क्या है नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास को अच्छा लगा होगा। बाकी आपको और अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद। देख लो।